बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िया सबात से मैं हूं इकबाल जजुआ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि चाहे वो कौमें हों, फ़र्द हों, माशरे हों, मुल्क हों, क्या सिर्फ उनके लिए तरक्की के लिए डायलॉग ज़रूरी होते हैं, या सफ़ेद कपड़े पहन के, टाइयाँ पहन के और हर एक टूर पे सूट अलग तब्दील करके और ये स्टेटस लेना कि मैं बड़ा सॉवरेन किस्म का अपनी ज़ात में हूँ, ये होता है, या उसके अंदर दीगर भी कोई फैक्टर होते हैं जिससे कौमें बनती हैं या तरक्की होती है, उसे उन्हें क्या कहते हैं? अगर हम अपने खित्ते की या ये जो रीजन है इसका मुताला करें, जिसमें हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया भी है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और इसके साथ श्रीलंका है, ईरान है, दीगर ममालिक हैं। ये अगर हम देखें तो करीब-करीब एक ही तरह की सूरत-हाल का इन्हें सामना है। इनका माहौल, इनका माशरा, इनकी जो ज़मीनी जोग्राफ़ियाई हकीकत मिलती-जुलती है, कोई इतनी बड़ा फ़र्क नहीं है। किसी एक मुल्क के पास अगर किसी एक चीज़ की ज़्यादा फरावानी है तो दूसरे मुल्क के पास दूसरी सलाहियत होगी। किसी के पास ज़मीन बहुत अच्छी है, किसी के पास पानी है, किसी के पास तेल है, किसी मुल्क के पास मिनरल बहुत अच्छे हैं। इस तरह से मुख्तलिफ़ जो वसाइल हैं, वो अपने-अपने हिसाब से सबके पास कुछ न कुछ है। अब हम बात करते हैं कि ईरान वो मुल्क है जो हमने तारीख़ में तो ख़ैर अब जाके समझ आई है, कोई ये नहीं हम कहेंगे कि हमारी कोई बहुत अच्छी स्टडी या मुताला है ईरान के हवाले से। जब से ये जंग हुई है तो थोड़ा-सा खंगालना, कहीं सुनना, पढ़ना या रिसर्च करना शुरू किया, तो पता चला कि इसकी बहुत पुरानी तहज़ीब है, तारीख़ है, ये कौम है, ये क्या है, ये जो भी है। लेकिन इसके ऊपर जो पाबंदियाँ 40 साल कह लें, 50 कह लें, 45 कह लें, 30 साल कह लें, पाबंदियों का मतलब कि दुनिया भर में अमेरिका ने इसके ऊपर पाबंदियाँ लगा रखी थी। ना ये ट्रेड कर सकता था, ना इसके स्टूडेंट बाहर दूसरे मुल्कों में जाकर पढ़ सकते थे, ना रिसर्च के लिए कहीं ये बाहर जा सकता था। इसके जो अवाम है इस मुल्क के अंदर ना कोई इंडस्ट्री लग सकती है, ना इस मुल्क के अंदर कोई बेहतरी हो सकती है। तो फिर ये कैसे ज़िंदा है? किस तरह से इसने 2 सुपर ताकतों का मुकाबला किया और किस तरह से इसने अपने आप को स्टेबल किया? ऐसी कौन-सी बात है? तो उसमें थोड़ा-सा मैंने रिसर्च भी किया, कुछ सुना भी। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत बड़ा रिसर्चर हूँ, लेकिन मोटी-मोटी बातें जो हमें समझ भी आनी चाहिए और जिससे हम कह सकते हैं कि अपने पाकिस्तान के साथ अगर कंपेयर करें। तो जो ईरान की सबसे बड़ी खूबी है वो इसकी ये रही कि ये खुद इन्हिसारी के पे इसने बहुत ज़्यादा तवज्जो दी। ये खुद इन्हिसार है, यानी भीख नहीं माँगता, ये किसी के आगे झोली नहीं फैलाता, ये कशकोल लेकर फिरता नहीं था। और खुद इन्सारी का इसने जो सबसे मेन जो इसका फैक्टर था, इसने अपनी जो इंडस्ट्री थी उसके अंदर बहुत बड़ी तरक्की की। इंडस्ट्री के साथ-साथ इसकी जो दुआ साज़ कंपनियाँ थी उसमें इसने बहुत ज़्यादा काम किया और इसकी ज़राअत हो गई, दिफ़ाई निज़ाम इसमें खुद कफ़ील है। यानी कि ईरान इंडस्ट्री के अंदर, दवा साज़ी के अंदर, ज़राअत के अंदर, दिफ़ा के अंदर खुद कफ़ील है। अब यहाँ पर इसे खुद इन्सारी कह लें कि ये नहीं है कि जी मैं मर जाऊँगा तो मुझे अमेरिका भीख दे दे, मुझे आईएमएफ कर्ज़ा दे दे, मुझे फलाना दे दे। ठीक है, पाबंदियाँ थी, लेकिन पाबंदियाँ जिन मुल्कों में नहीं है उन्होंने कितनी तरक्की की और इस पे है इसने कैसे कर दी? क्या इसकी ज़मीन को ज़्यादा सोना उगती है, या इसकी जो इंडस्ट्री है दवा साज़ी की, क्या वो ज़्यादा कोई दवाइयाँ बनाती है, या इसकी ज़राअत बहुत अच्छी है? बचपन में तो हम अपने मुल्क के हवाले से पढ़ते थे कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और पूरी दुनिया में इसकी कपास मशहूर है, इसकी गंदम मशहूर है, इसकी चावल मशहूर है, इसका फ्रूट जाता है, इसका फलाना जाता है, कहाँ गया वो सब कुछ? और फिर इसमें ये खुद कफ़ील, इसने खुद इन्हिसारी कह लें, सॉवरेनिटी कह लें, खुददारी कह लें, गैरत कह लें, शर्म कह लें, हया कह लें, उससे ये माला-माल है और इसने तरक्की की। ओपन एयर में हूँ नाज़िर, तो इसकी वजह से वो जब धूप पड़ती है तो कैमरे में लाइट ज़्यादा हो जाती है, मतलब चेहरा ऐसा लगता है कि जैसे मिक्स हो जाता है, नज़र नहीं आता, तो इसलिए मैं थोड़ा-सा साए में आया हूँ। कभी बादल आते हैं, कभी मौसम साफ़ होता है, लेकिन चलें खैर। तो बात कर रहे थे कि ये सारी चीज़ें ईरान की जो गैरत है, उसने इसको इस काबिल बनाया कि वो किसी का मोहताज नहीं। आगे अगर हम आएँ तो नाज़रीन, ईरान के अंदर जो दूसरी बड़ी अहम चीज़ है वो ये है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी जो हैं, अद्वियात हैं, ये खुद बनाती हैं। हमारे यहाँ तो एक डिस्प्रिन भी अगर कहें तो कहते हैं जी इंडिया से आती है। पाकिस्तान में जो दवाइयाँ बनती हैं वो बंदों को मारने के बजाय और ज़िंदा करने के बजाय मारती हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँगा कि अगर जाली अद्वियात का कहीं कारोबार होता है तो वो इस पाकिस्तान के अंदर है। हॉस्पिटलों में देखें, मेडिकल स्टोर में देखें, 10-10 किस्म की नंबर की दवाइयाँ यहाँ बिकती हैं। यहाँ रियासत हो, एडमिनिस्ट्रेटर हों, यहाँ इंतज़ामिया हो, यहाँ जो
मेडिसिन चेक करने वाले जो इदारे हैं वो हों, कोई भी टस से मस नहीं होता। और डॉक्टर भी ऐसे हैं, बरमला में ये कहता हूँ पूरे पाक कश्मीर के अंदर, कि हॉस्पिटल से जब दवाई डॉक्टर लिख के देता है और वो साथ एक बंदे को मेडिकल स्टोर में पीछे भेजता है कि देखना इसने कौन सी दवाई ली, जो मैंने लिख के दी है वही वाली ली या दूसरी ली है, और इन्हें कमीशन मिलता है। और ये हमारे यहाँ मुल्क के साथ ये है, और ईरान में ये है कि वहाँ पर जो WHO है उसने भी ये रिकमेंड किया कि ईरान जो है वो अद्वियात के हवाले से ये इसकी जो हेल्थ कवरेज है वो लो कास्ट पे सबसे अच्छी है। और किसके लिए बना रहा है? अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए, अपने अवाम के लिए। और ये सारा कुछ इसका खुद इंसारी के हवाले से बेहतर है, जिसकी वजह से वो अभी तक सर्वाइव कर रहा है। चलें, आयल और गैस वहाँ वाफर मिकदार में है, उसकी हम बात नहीं करते। उसके बदले में पाकिस्तान के अंदर मिनरल बहुत अच्छे हैं। अगर वहाँ पे तेल और गैस ज़्यादा है, उसके बदले में पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने पानी बेशुमार दिया। ईरान में पानी का बहुत बड़ा मसला है, ईरान में पानी की किल्लत आप कह सकते हैं कि वो है। और पाकिस्तान में पानी है, ज़राअत के हवाले से, बिजली के हवाले से, यहाँ दीगर जो इंडस्ट्री के हवाले से यहाँ का जो माहौल है, मौसम है, जो सरज़मीन है, ये बहुत अच्छी है। लेकिन आपके सामने है कि कितनी तरक्की करती है और कितनी इंडस्ट्री यहाँ लगी हुई है और कैसे काम करती है। ईरान ने पाबंदियाँ थी, इसके बावजूद उसने मुतबादल रास्ते इख्तियार किए। अगर समुद्री रास्ते से पाबंदी है तो ज़मीनी इस्तेमाल किया, ज़मीनी पाबंदी है तो समुद्री रास्ता इस्तेमाल किया, और चीज़ के बदले चीज़ वाला प्रोसेस किया कि किसी मुल्क को तेल बेचा, उसके बदले में से वहाँ से कोई और चीज़ ली, और इस तरह से उसने अपना निज़ाम चलाया। जो रियासती कंट्रोल है नाज़रीन, वो भी वहाँ पर इस तरह से नहीं है कि जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर रियासती कंट्रोल हम ये कहें जी कि एक डंडा है और पूरे के पूरे 25 करोड़ लोग उसके नीचे हैं, मीडिया भी उसके नीचे है, इंडस्ट्री भी उसके नीचे है, बिजनेसमैन भी उसके नीचे है, जो दीगर तरक्की करने वाले इदारे हैं, तालीम है, सेहत है, रेलवे है, PIA है, और पता नहीं कौन कौन से ऐसे इदारे हैं जो सारे के सारे उस एक डंडे के नीचे हैं। ये रियासती कंट्रोल नहीं होता। रियासती कंट्रोल ये है कि जो इदारा है वो इदारा अपने आप में खुद मुख्तार होता है। उसने कैसे बेहतरी लानी है, किस तरह से आवाम को सहूलत देनी है और तरक्की कैसे करनी है, और दुनिया की जो कंपटीशन है दुनिया में, उसके साथ कैसे मुकाबला करना है। मिसाल ले लेते हैं कि हमारा अगर तालीमी निज़ाम है, तो हमारा तालीमी निज़ाम दुनिया के साथ कैसे कम्पीट करेगा। इसका जो ढाँचा है, इसकी जो इंतज़ामिया है, थिंक टैंक है, उसका काम है कि वो इसे चलाए, इसे देखे। सेहत के हवाले से इसी तरह से सेहत का महकमा है, किस तरह की अद्वियात हैं, कौन सी हमें ज़रूरत है। इस रेलवे आप देख लें, PIA देख लें, बाकी जो इंडस्ट्री है, बिज़नेस है, वो देख लें। दीगर जो इन्वेस्टमेंट इस मुल्क के अंदर आती है, उसको किस तरह से बाकी मुल्कों के साथ जो प्रोडक्ट हमारी जाती है वो कम्पीट करना है। IT में हम कहाँ हैं, बाकी चीज़ों में हम किस लेवल पे खड़े हैं, साइंस के अंदर हम किस जगह पे हैं, माशियात के अंदर हम किस जगह पे हैं, इखलाकियात के अंदर किस जगह पे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें रियासती कंट्रोल का मतलब ये है कि हर एक इदारा अपने-अपने डोमेन के अंदर खुद मुख्तार है, और वो फिर उस हिसाब से तरक्की करता है। ऐसा नहीं है कि हम सारे अपने चाचे, ताए, मामियाँ, मासियाँ, रिश्तेदार, भांजे, भांजियाँ, जितने भी पैसे वाले हैं, उनको एक ही जगह पे ठोंस दें, और उसके बाद फिर हम ये कहें जी कि अब ये मुल्क तरक्की करेगा, ये इदारा तरक्की करेगा। कल मैं एक किसी का व्लॉग सुन रहा था, मुझे नाम भूल गया, मेरा ख़्याल मोहम्मद अकबर बाजवा था। बड़ी खूबसूरत उसने अपनी एक रिसर्च कर लेंगे वो की थी। उसमें से कुछ मुख्तसर ये था कि पाकिस्तान में CSS के जो इम्तिहान हुए, उसमें 12,000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया। CSS के इम्तिहान में 12,000 स्टूडेंट ने अप्लाई किया, उसमें से 300 जो थे वो पास हुए, और उसके बाद 300 में से 150 में है कुछ रिकमेंड हुए। उस 150 में से 33 ऐसे एम्प्लॉई थे जिनको सेलेक्ट किया गया मुख्तलिफ उसके अंदर। तो वो उसके खैर वो अगर आपको मौका मिला आप भी सुनिएगा कि हमारे मुल्क का तालीमी निज़ाम इतना फरसुदा निज़ाम है, आज भी वही गुलामी वाला है। एक अंग्रेज़ी के अंदर सब कुछ जी, शेक्सपियर वाली अंग्रेज़ी भी हमें आनी चाहिए, मिस्टर चिप्स वाली इंग्लिश भी हमें आनी चाहिए, बाकी वो क्लिंटन वाली अंग्रेज़ी भी हमें आनी चाहिए। बाकी भाड़ में गया, ये जो उर्दू है ये हमारी ज़ुबान है, तहकीक है, सोचना है, समझना है। नहीं, इंग्लिश हमें आती हो तो हम CSS भी हमारा पास है, मैट्रिक भी पास है, FA भी पास है, नौकरी भी मिल गई, सब कुछ मिल गया। हमारे यहाँ जो काबिलियत का मेयार है वो सिर्फ अंग्रेज़ी है, बाकी कुछ बोलना, चालना, सोचना, समझना ये मेयार नहीं है। तो यहाँ पर ये बात हो रही थी कि जो बैंकिंग सेक्टर है ईरान के अंदर, वो एनर्जी को कंट्रोल करता है। इस तरह से इदारे अपनी-अपनी जगह पे कंट्रोल कर रहे हैं। तालीमी मेयार ईरान में इस वक़्त 80 प्लस 85 90% जो तालीम से इससे ज़ायद जो उसका रेशियो है वो है। ईरान में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं,
और अगर जिस तरह से हमारे यहाँ दस्तखत करने वाले को अगर तालीमी पढ़ा लिखा कहा जा सकता है, तो ईरान में तो फिर 100+ से आगे भी अगर कोई है इदाद शुमार, तो वो सारे के सारे पढ़े लिखे हैं। लेकिन वहाँ पीएचडी सबसे ज़्यादा है, रिसर्चर सबसे ज़्यादा हैं, रिसर्च पेपर सबसे ज़्यादा होता है वहाँ। साइंस की इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा काम हो रहा होता है। इसके बावजूद की पाबंदी है, वो कहीं नहीं जा सकते। वहाँ पर उनका जो अभी शायद मिसाइल है पूरी दुनिया में जिसने तहलका मचाया, खुद आपके सामने है कि किस तरह से उन्होंने अपना दिफाई निज़ाम बेहतर किया, साइंस के अंदर किस तरह से उन्होंने तरक्की की, बाकी जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप के हवाले से उन्होंने किस तरह से तरक्की की हुई है, किस तरह से वो बात करते हैं, कितने तहम्मुल मिजाज हैं। ये है उसकी जो खुद निसारी सॉवरेंटी कह लें, वो इंटरनेशनल लेवल से पूरी दुनिया में उसे माना जाता है। यूनिवर्सिटीज़ का म्यार जो तालीमी म्यार है वो बहुत अच्छा है, यानी कि पाकिस्तान का तो बिल्कुल ही गया गुज़रा है, उनका फिर भी कहीं न कहीं इंटरनेशनल कम्पीट करता है। और इसके साथ उनकी सेहत के हवाले से बहुत अच्छा निज़ाम है, और प्राइमरी केयर वैक्सीनेशन डॉक्टर की ट्रेनिंग बहुत अच्छी है। इसको डब्ल्यूएचओ ने बाकायदा रिकग्नाइज़ किया है कि लो कास्ट हेल्थ केयर कवरेज जो है ये ईरान में सबसे अच्छा है। और ईरान की जो असल ताकत है वो नैनो टेक्नोलॉजी है। ये दुनिया में टॉप 10 ममालिक के अंदर आता है। न्यूक्लियर के हवाले से आपके सामने है मिसल और टेक्नोलॉजी, जो मिसाइल इस वक्त उसने 2 सुपर पावर को के दांत खट्टे किए, दीगर 12-15 ममालिक के पड़खच्चे उड़ाए, वो भी आपके सामने है। तो ये सारी बात कहने का मतलब सिर्फ ये है नाज़रीन कि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ जो पाकिस्तान के साथ अगर हम इसे कंपेयर करें, तो हमें समझ आती है कि पाकिस्तान में सिर्फ़ और सिर्फ बातें की जाती हैं, डायलॉगबाज़ी बोली जाती है, बड़के मारी जाती हैं, जिसे कहते हैं कि सलूट मारे जाते हैं। और यहाँ पाकिस्तान के अंदर कोई एक इदारा ऐसा नहीं है, यानी इदारे का मतलब कि जो खुद मुख्तार होकर कहीं अपनी इज़्ज़त कमा रहा हो या इस मुल्क के लिए बेहतर कर रहा हो। ज़राअत की हालत आपके सामने है, इस मुल्क में साइंस की हालत आपके सामने है, इस तालीम आपके सामने है, यूनिवर्सिटी का म्यार आपके सामने है, सेहत कहाँ तक है मैं पहले बता चुका हूँ कि 10-10, 12-12 नंबर की 2 नंबर किस्म की दवाइयाँ मिलती हैं। यहाँ डॉक्टर का म्यार क्या है, यहाँ पर दीगर जो हमारे इंटेलेक्चुअल है उसका म्यार क्या है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो कहीं न कहीं खुद इंसारी से, खुददारी से, शर्म व हया से, मेहनत से, अपने मुल्क, अपनी मिट्टी की वफ़ा से पैदा होती हैं। यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ 10-10 साल, 20-20 साल, 15-15 साल एक्सटेंशन लेने से, फार्म 47 के नाम से कब्ज़ा करने से, या मुल्क के अंदर जो अपने-अपने इदारे काम कर रहे हैं उनको मारना, उठाना, उससे मुल्क कभी भी तरक्की नहीं करते। बदकिस्मती हमारे मुल्क की ये है कि इस वक़्त ऐसे-ऐसे ड्रामे किए जाते हैं कि एक मुसीबत से ये अवाम निकलती है तो दूसरी मुसीबत में ज़बरदस्ती घुसेड़ देते हैं। इसकी आपको मैं ज़िंदा मिसाल दूँ, ये जो आजकल आप ट्विन सिटी के हवाले से सुन रहे हैं, अभी पूरे मीडिया के अंदर देखें, वीलॉगरों को देखें जी, मोहसिन नकवी की और शहबाज शरीफ का झगड़ा हो गया, बड़े साहब के हमायती और हुकूमती हमायतियों के दरमियान झगड़ा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मुझे ये नहीं लगता कि ये सारे का सारा कोई रियल है। ये ऐसा स्क्रिप्ट तैयार करते हैं कि जी ठीक है, कहीं किसी बड़े छत्ते में हाथ डाल के फिर उसे लोगों की तवज्जो उस तरफ करवाते हैं, लोगों की फिर उस तरफ तवज्जो आ जाती है कि ओह हो! अब देखें जी, अब ये झगड़ा जी, ये अलहदगी हो गई, ये इनके दरमियान इख्तिलाफ़ात आ गया। कुदरत की लाठी तो बेआवाज़ है। मोहसिन नकवी ने कच्चे के वो जो आम गरीबों के घर गिराए, उनकी तबाहियाँ की, बर्बादियाँ की, कोई साफ़ी नहीं बोला, कोई ब्यूरोक्रेट्स नहीं बोला, कोई सियासतदान नहीं बोला। सबने कहा जी कि ये मुल्क के लिए बेहतर हो रहा है, जितना मर्ज़ी इनको गिराते जाएँ, वहाँ स्टूडेंट बेबस मजबूर बच्चे, उनकी फ़रियादें आप सुनें, लोगों की सुनें, मज़दूर सुनें, कैसी-कैसी ज़िंदगियाँ उनके लिए क़यामतें बर्पा हो गई कि वो अपने घरों में रह रहे थे, दूसरे दिन पता चला कि वो किराए के लिए भी उनके पास कोई हालात नहीं है। इसी रियासत ने उन्हें एनओसी दिए, इसी रियासत में उन्होंने घर बनाए, यहीं की सारी अप्रूवल थी, ज़मीनें उन्होंने खरीदी, कानूनी तौर पे खरीदी, बाद में गैर कानूनी हो गई। उधर से तवज्जो जब हटी, तो जब ट्विन सिटी के ऊपर हाथ डाला जी कि ये जो 2 बिल्डिंग है आसमानों से बातें करने वाली, ये भी गैर कानूनी है जी। वहाँ वो ब्यूरोक्रेट्स के फ्लैट थे, साफ़ियों के फ्लैट्स थे, अमीरों के फ्लैट्स थे, सियासतदानों के फ्लैट्स थे, नून लीग, पीपल्स पार्टी, पीटीआई वालों के फ्लैट्स थे। जब वहाँ हाथ डाला तो शोर मच गया। तो अल्लाह ताला कहीं न कहीं तो किसी न किसी ने दिखाता है कि उसका दर्द जब तूने महसूस नहीं किया तब अपना दर्द देख ले कैसा है। तो इस मुल्क के अंदर होने वाला कुछ नहीं है। एन्जॉय करें, दुःख एन्जॉय करें, गम एन्जॉय करें, परेशानी एन्जॉय करें, अपने आप को तब्दील कर दें,
वो जो खुशी में मुस्कुराने को छोड़कर अब गमी में मुस्कुराना शुरू कर दें, क्योंकि यहाँ पर यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आप ये कहें कि यहाँ पर आपको कोई अच्छी खबर मिलेगी, क्रिकेट का हाल आपके सामने है कि क्या है, खेलें कहाँ पहुँच गई हैं, तो ये समझ लें कि आपकी जो ज़िंदगी है या आपकी जो खुशी है उसको चेंज कर दें, उस गम को, उस दर्द को। वो जो गालिब वाली बात है कि गम जब हद से बड़ा तो गम ना रहा, इस तरह से कोई बात है। तो बस ये समझे कि आपकी यही ज़िंदगी है। बाकी ये ख्वाब देखते हैं तो देखते रहें, खुशफ़हमियाँ हैं तो होती रहें। हाँ, जो अरबपति हैं, जो लूटते हैं, जो करप्ट हैं, उनके लिए तो मौजें ही मौजें हैं, उनके लिए जन्नत है। वो नाश्ता दुबई में होता है, खाना लंदन में होता है, रात अमेरिका में गुज़रती है, उनके लिए तो कोई मसला नहीं है। मसला मेरे और आप जैसे के लिए। तो इसलिए ज़िंदगी गमों में, दुखों में, परेशानियों में एन्जॉय करें। देखते हैं कि मज़ीद आने वाले वक़्त में क्या कुछ होता है। एक बार जी जो कि इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।